सो हे गाइस, होप यू ऑल आर गुड टुडे। सो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक स्टूडेंट्स जो एक अनदर फील्ड का है और उसने बीटेक कर रखा है या बी कर रखा है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है। अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर ब्रांच से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है इन बीटेक और बीई, सो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं इस जो पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करता हूँ और काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बताता हूँ इन द आवर यूट्यूब चैनल। लाइक बात करूँ तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरह से समझना चाहिए, क्या एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है, या नेटवर्क एनालिसिस हम पढ़ते हैं, या एनालॉग सर्किट पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट है, एक अलग इंडस्ट्रीज़ में डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आई वॉन्ट टू मेक आवर करियर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो सबसे पहले उन्हें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स छोटी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं आईटी में, तो आईटी में अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जाना चाहते हैं ज़्यादातर दो चीज़ों में। ज़्यादातर वो जाएंगे कहाँ, या तो वो वेब डेवलपमेंट में जाएंगे या तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाएंगे। ठीक है, या तो ऐप बेस्ड पे वो काम करेंगे या तो फिर वो वेब डेवलपमेंट में काम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे फील्ड होते हैं। लाइक अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करो, मशीन लर्निंग पे काम करो, आप डेटा साइंस पे काम करो, है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर भी, बट मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होती है। सेम सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कि जब बच्चा एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। लाइक अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो वो अपना प्लान को डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में मुझे क्या करना है, कहाँ पर जाना है। उसके बाद आप कुछ भी करो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो सब उसी के बारे में हम क्या करेंगे आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं लोगों को देखता हूँ और जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे एरिया हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो हमारा मेजर एरिया होता है, ठीक है, वो होता है एम्बेडेड सिस्टम का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एम्बेडेड सिस्टम एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक सिस्टम होता है। अगर मेजॉरिटी की बात करूँ तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक सिस्टम है। जो भी एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होता है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड में भी अलग अलग फील्ड हो जाते हैं। एम्बेडेड में लाइक एक आपका होता है फॉर्मवेयर डेवलपमेंट में हो गया, जो कि सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्योंकि देखो, आईटी में आप हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो तरह की फील्ड आ जाती हैं। एक होती है हार्डवेयर साइड, एक होती है सॉफ्टवेयर की साइड। हार्डवेयर की साइड में क्या होता है, जहाँ पे आप हार्डवेयर पे काम करते हो। ठीक है, उसके अंदर भी एक और हार्डवेयर में आता है जो कि होता है डिज़ाइनर। ये हार्डवेयर का सब पार्ट है, बोलो तो सब कैटेगरी है एक हार्डवेयर का, जो कि डिज़ाइनर होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो साइड हमारे पास है। हार्डवेयर की साइड अगर मैं बात करता हूँ तो हार्डवेयर की साइड में एम्बेडेड में जैसे कि आप माइक्रो कंट्रोलर बेस कोई सर्किट बना रहे हो, उसे डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर का पार्ट। उसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक आप आरएफ पे काम कर रहे हो, या वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे हो, या आप एलईडी पे काम कर रहे हो, या आप स्मार्टफोन पे काम कर रहे हो, या फिर आप एक मदरबोर्ड पे काम कर रहे हो। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एन हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, ये होता है हार्डवेयर इंजीनियर का काम। तो एज अ बिगिनर आपको हार्डवेयर्स के बारे में आइडिया होनी चाहिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से काम करता है, एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, हम उसे किस तरह से यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मुझे जीएसएम को इंटरफेस कराना है या एसडी कार्ड को इंटरफेस कराना है तो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मैं मान लो मैं ईएसपी बेस्ड कोई एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक वाईफाई बेस्ड प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और लाइक मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास जो वाईफाई है उसे मैं वाईफाई हर टाइम तो दे के नहीं रखूँगा अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक जीएसएम को इंटरफेस कर दूँ कि जब मैं वहाँ पर अवेलेबल ना रहूँ तो वो जीएसएम से इंटरनेट लेके अपना काम करे। ठीक है, तो ये पार्ट को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जीएसएम को हमको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर को हम जीएसएम के साथ किस तरह से इंटरफेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला आता है, मान लो फिर अगर आप एसडी कार्ड को आप इंटरफेस कराना चाहते हो तो एसडी कार्ड के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ होगा। तो एसडी कार्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका एसपीआई बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे मीसो, मोसी और क्लॉक वगैरह की बात होती है। सारा का सारा डेटा जो जाता है वो डिजिटल फॉर्म में जाता है, इधर 0 और 1 के फॉर्म में। अब उसी डेटा को हम डिसाइड करते हैं, एक प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि किस तरह से उस डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है। एक अपने जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो स्लेव लगे हुए, उसको हम किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे और उससे डेटा को हम लेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, ये बेसिक काम होता है। एसडी कार्ड में उसी तरह से आपका अलग अलग होता है। जीएसएम आपका जो होता है यूआर्ट एप्लीकेशन पे काम करता है। तो आपको बेसिक प्रोटोकॉल के बारे में आइडिया होना चाहिए।
ये बेसिक पार्ट होता है बहुत एक, अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर हो यहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद जो हमारा होता है सॉफ्टवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या करता है, उसी जो आपने हार्डवेयर को डिज़ाइन किया उसको प्रोग्राम करेगा उसके लिए। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से उसका प्रोटोकॉल काम किया है और किस तरह से मुझे डेटा को देना है, कौन सा पिन यूज़ किया गया है किस सिग्नल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है डेटा शीट। तो आपको डेटा शीट का अच्छा आइडिया होना चाहिए। देखो मैं एक समराइज़ करके नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ लो, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेटर ऑप्शन बोलूँगा, आप एक डायरी लेके बैठो और जो मैं बोलता हूँ उसे आप नोट करते जाओ। दैट इज़ मच बेटर फॉर लिसनिंग। आप जितना सुनोगे उससे अच्छा है कि आप बेटर एक पॉइंट बना के आप मेंशन करके लिखते जाओ, ठीक है। तो डेटा शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डिज़ाइनर के लिए, ठीक है। जब भी आप हार्डवेयर पे काम करो, सॉफ्टवेयर पे काम करो, आपको उस कंपोनेंट का डेटा शीट के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपको डेटा शीट में पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आप डेटा शीट से भी बहुत सारे स्टडी कर सकते हो कि अलग अलग पैरामीटर्स के क्या मतलब होते हैं, ठीक है। तो ये डेटा शीट का पार्ट हुआ। उसके बाद अगर और एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो आप जाते हो फिर RF डिज़ाइन। अब मान लो जैसे कि आप एक हार्डवेयर आपने बनाया एक सर्किट लेवल पे, तो हार्डवेयर आपने सर्किट लेवल पे बनाया है। अब उसको सर्किट को यूज़ ऐसे थोड़ी करेंगे हम, सर्किट को यूज़ हम करेंगे कहाँ, PCB पे, ठीक है। एक प्रोटोटाइप बनाएंगे 0 PCB पे, या फिर हम फाइनल PCB को एक लेआउट को डिज़ाइन करेंगे। तो एक इसमें कैटेगरी आता है दैट इज़ कॉल्ड लेआउट इंजीनियर। अभी मैंने आपको जो बताया वो बताया एक बिगिनर के तौर पे, कि एक बिगिनर के तौर पे आप सीखते हो एक हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, एक होता है सर्किट डिज़ाइनिंग। सर्किट डिज़ाइनिंग अलग है, हार्डवेयर डिज़ाइनिंग अलग है, PCB डिज़ाइनिंग अलग है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग अलग है, समझ रहे हो। हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में मैंने क्या किया, ओवरऑल पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया। एक जो सर्किट डिज़ाइनर इंजीनियर होता है उसका बेसिक काम क्या होता है कि उस सर्किट डिज़ाइनर इंजीनियर वो सर्किट पे एनालिसिस करता है कि अगर मैंने एक रेजिस्टेंस को यूज़ किया, एक मान लो अगर मैंने पुल अप रजिस्टर को यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया, एक पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ किया तो क्यों किया, कपलिंग कैपेसिटर क्यों यूज़ किया, डीकपलिंग कैपेसिटर क्यों यूज़ किया, है ना। करंट लिमिटर रजिस्टर क्यों मैंने यूज़ किया, क्यों इतनी वैल्यू का मैंने एक इंडक्टर को यूज़ किया, है ना। डायोड को मैंने क्यों इस तरह इस डायरेक्शन में यूज़ किया। सर्किट डिज़ाइनर का काम ये सारे पैरामीटर को एनालिसिस करके एक सर्किट को डिज़ाइन करके देना होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमेटिक। सर्किट डिज़ाइनर इंजीनियर क्या करता है, सर्किट को एनालिसिस करके एक स्कीमेटिक रेडी करके देता है एक लेआउट डिज़ाइनर को जो PCB का काम करता है। फिर आता है एक अलग सेक्शन, एक अलग फील्ड आता है जिसको बोलते हैं PCB डिज़ाइनिंग। सर्किट डिज़ाइनर ने सर्किट बना के दे दिया, PCB डिज़ाइनर क्या करेगा, सेम सर्किट का पूरा लेआउट बनाएगा, है ना, पूरा लेआउट तैयार करेगा। तो लेआउट के लिए फिर एक अलग सेक्शन हो गया। मतलब पहला मैंने आपको बताया क्या, एम्बेडेड इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर जो हार्डवेयर पे काम करेगा। हार्डवेयर इंजीनियर का काम होगा पूरा ओवरऑल इम्प्लीमेंट करना। सर्किट डिज़ाइनर का क्या काम क्या होगा, उस बोर्ड को कंप्लीट करना, उस सर्किट पे एनालिसिस करना कि क्या वो सर्किट सही है या नहीं है। मतलब इनिशियल स्टेज जो होता है वो आपका जो फर्स्ट स्टेज बोलूँ तो वो सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर करता है। उसके बाद आता है PCB डिज़ाइनिंग। तो PCB डिज़ाइनर PCB डिज़ाइन करेगा। ये सारे अलग अलग है, हार्डवेयर डिज़ाइन अलग है, PCB डिज़ाइन अलग है, सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर अलग है, ठीक है। तो ये काम होते हैं। इसके बाद जब आप PCB डिज़ाइन करोगे तो PCB डिज़ाइनर के भी सब कैटेगरी निकल जाएंगे। PCB डिज़ाइनर के अंदर भी बहुत सारे फीचर होते हैं। एक नॉर्मल लेआउट होता है कि नॉर्मल वायर को कनेक्ट कर दिए, दैट्स इट। बट आप हायर लेवल पे PCB डिज़ाइन करोगे, लाइक आप 6 लेयर 8 लेयर जहाँ पे RF आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एंटीना इंट्रोड्यूस होगा, आपका वर्चुअल सारा का सारा बोर्ड में ही आपका इनबिल्ट होगा। वहाँ पे फिर रिक्वायरमेंट होगी RF इंजीनियर की। तो फिर RF इंजीनियर वहाँ पे क्या करेगा, उस RF सेक्शन पे काम करेगा। जो आप लेआउट बना के दोगे तो RF इंजीनियर क्या करेगा, उस RF के सेक्शन पे पूरा वर्क करेगा कि प्रॉपर पैड है कि नहीं है, इम्पीडेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। जो 50 ओम या 40 ओम हम बोलते हैं ±5% लेके चलते, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर सिग्नल जाएगा कि नहीं होगा, ट्रेस विड्थ क्या होगी, कितना क्लियरेंस होगा दो ट्रेसेस के बीच में, कितना गैप रखना है हमें, जो हमारा RF सेक्शन है और बाकी का पावर सेक्शन है, कंट्रोलर का सेक्शन है, ये RF इंजीनियर डिसाइड करता है। तो इस तरह के बहुत सारे फील्ड होते हैं एक डिज़ाइनर के लिए। तो PCB डिज़ाइनर हो गए आपके, RF डिज़ाइनर हो गए आपके पास, फिर आपका सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर है, हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर है जो कि सॉफ्टवेयर में पूरा काम करेंगे इसके लिए। सभी सेक्शन के बाद फिर हम अगर और आगे बढ़ते हैं हायर लेवल पे तो हम फिर देखेंगे कि इसमें जो हमारे VLSI वाले पार्ट में जाते हैं तो VLSI में भी अलग अलग तरह के हमारे पास इंजीनियर होते हैं। लाइक आपके पास RTL डिज़ाइन इंजीनियर होता है, एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर होता है जो कि एनालॉग सर्किट्स पे काम करता है, रिसर्च करता है। बेसिक एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर का काम क्या होता है कि किसी भी नए IC को या कंट्रोलर पे रिसर्च करना कि हम क्या इसमें बेहतर और प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये बेसिक्स काम होते हैं हमारे पास। अलग अलग सेक्शन के बहुत तरह के इंजीनियर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तो फर्स्टली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है।
ठीक है। आपको एम्बेडेड में इंटरेस्ट है, तो एम्बेडेड में इंटरेस्ट है तो फिर आपको एम्बेडेड में हार्डवेयर लेवल पे इंटरेस्ट है या सॉफ्टवेयर लेवल पे इंटरेस्ट है, या आपको सर्किट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो सर्किट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आपको सर्किट के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम मॉसफेट यूज़ किए तो क्यों मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कि मॉसफेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ बाइसिंग के लिए जो हम रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए। सर्किट लेवल पे आपको सर्किट का अच्छा आइडिया होना चाहिए, लाइक आप नेटवर्क थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए, तो आप सर्किट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, कितना पावर डिसिपेट करेगा, कितना हीट निकले हीट डिसिपेट होगा एंड दैट्स सॉर्ट, ठीक है। ये सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो हर फील्ड के लिए अलग अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर आप जाते हो तो आपको फंडामेंटल आपको सी प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, सी के बाद C++ आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो। फिर आपको पाइथन का नॉलेज, पाइथन बट मोर हम बोलेंगे कि पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये एम्बेडेड के फील्ड में, ठीक है। तो C और C++ इज़ इनफ है। उसके बाद थोड़ा सा आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से फ्लो हमारा काम करता है, किस तरह से एल्गोरिदम को हम लिखते हैं। तो ये बेसिक पार्ट होता है हमारा ये सब चीज़ों के बारे में। तो अब बाय द एंड ऑफ द कंक्लूजन कि आपको क्या स्टडी करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब बोलते हैं कि एक डिज़ाइनर के लिए जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज़ द किंग। यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या आपका किंग है, रूट है आपका। बिना आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के नहीं कर सकते हो। तो बात आती है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट को अच्छा रखें। तो उसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस या इलेक्ट्रिकल एनालिसिस बोलते हैं, सर्किट एनालिसिस बोलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पूरे इंजीनियरिंग का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है नेटवर्क एनालिसिस। क्योंकि आप सर्किट को नहीं समझ सकते हो जब तक कि आपको अगर नेटवर्क का अच्छा कॉन्सेप्ट पता नहीं है। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस किस तरह से यूज़ होते हैं, सीरीज़ में क्यों वोल्टेज हमारा डिफरेंस होता है, करंट सेम होता है, या फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, करंट डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रांजिएंट का आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अगर ट्रांजिएंट का आपको अच्छा आइडिया है तब आप एक सर्किट में एक कैपेसिटर या इंडक्टर का बिहेवियर बता सकते हो कि इस सर्किट में अगर हम एक कैपेसिटर को लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं। या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जब हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का आप उठा लो, बिना क्रिस्टल ऑसिलेटर के वो माइक्रो कंट्रोलर काम ही नहीं करेगा। एक हमें सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसे प्रोवाइड करनी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी उस क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ हम हमेशा कैपेसिटर लगाते हैं। पावर सप्लाई के साथ हम हमेशा कैपेसिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सडन डिस्चार्ज नहीं चाहिए, हमें सडन ड्रॉप नहीं चाहिए। इनकेस कि अगर मैंने माइक्रो कंट्रोलर को VCC दे दिया, और VCC जो हमारा सप्लाई है वो क्या है, जो VCC की सप्लाई है उसे मैंने डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर को दे दी। अब होगा क्या, अच्छा अगर सडन पावर ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट जो है माइक्रो कंट्रोलर में, चांसेस है कि वो डैमेज होगा। इसलिए हम वहाँ पे एक कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक 22 पिकोफैराड का यूज़ कर लेंगे, माइक्रोफैराड का यूज़ करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू द हमें माइक्रो कंट्रोलर की डेटा शीट देखनी पड़ेगी कि कौन से डेटा माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, तो वो इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटर। तो आपको ट्रांजिएंट का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस। इसके बाद आप आओगे, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट क्यों इंपॉर्टेंट है? एनालॉग सर्किट में आप डायोड पढ़ते हो, मॉसफेट पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर पढ़ते हो। क्योंकि बिना मॉसफेट के, बिना डायोड, मॉसफेट तो चलो फिर भी थोड़ा टाइम के लिए मैं साइड करता हूँ, बट ट्रांजिस्टर और जो BJT आपके ट्रांजिस्टर होते हैं और आपके जो डायोड है, ये तो 90% सर्किट में यूज़ होते हैं। हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम वहाँ पे डायोड यूज़ करेंगे। डायोड भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप TVS डायोड यूज़ करो, आप नॉर्मल डायोड यूज़ करो, जीनो डायोड यूज़ करो। तो हमें पता होना चाहिए। तो एनालॉग नेटवर्क एनालिसिस, उसके बाद आप एनालॉग सर्किट पे अच्छा कमांड रखो। एनालॉग सर्किट के बाद आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा कमांड करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कमांड करना है? आपको सबसे अच्छा कमांड होना चाहिए आपके मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, यानी कॉम्बिनेशन सर्किट पे। कॉम्बिनेशन सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोलोगे कि सीक्वेंशियल सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल सर्किट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना, वो होता है VLSI में। क्लियर बात है। जब हम मेमोरी की डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, ये सब चीज़ों की बात करेंगे, तो हम VLSI के फील्ड में जा रहे हैं। तो हम VLSI के फील्ड में ना जाके अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे, तो आप कॉम्बिनेशन सर्किट को डेली लाइफ में यूज़ करोगे। मल्टीप्लेक्सर आप यूज़ करोगे, डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करोगे। मोस्टली मल्टीप्लेक्सर भी हम यूज़ करते हैं जब हमें सिग्नल को, मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ करते हैं रिले के साथ। सिग्नल को ऑन ऑफ करना, जीरो हाई करना, डेटा निकालना। या मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ कर लेंगे ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है, कि हमें जीरो हाई के फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। इनपुट आता रहेगा, इनपुट आएगा, सिलेक्शन लाइन से हम रिले लगा के हम डेटा को ट्रांसमिट करते रहेंगे, ठीक है। ये तीसरा सब्जेक्ट हुआ। तो मेजर मैंने आपको क्या बताया, नेटवर्क एनालिसिस,
एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन सर्किट आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 सब्जेक्ट के बाद आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे और अपने अगर आपको एम्बेडेड में काम करना है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर, चौथा सब्जेक्ट आप माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर आप उठा सकते हो, चौथा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगर ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए फिर आप आगे चल के उठा लोगे इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन उठाओगे आप, है ना, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम करोगे। उसके लिए फिर आपको कंट्रोल सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है एनालॉग, डिजिटल एंड नेटवर्क एनालिसिस, ये फंडामेंटल है। इसके बाद आपके इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिफाइन होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइनिंग में अगर आपको प्रॉपर इंटरेस्ट है कि आपको डिज़ाइनर ही बनना है, एक एम्बेडेड का डिज़ाइन बनना है, तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ो। आपको ऑटोमेशन के फील्ड में जाना है तो आप फिर जाकर के कंट्रोल सिस्टम पढ़ो कि कैसे फीडबैक काम करता है, कितने लूप्स चलेंगे, क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ पढ़ो। तो ये अलग अलग स्कोप है। और एक चीज़ बताऊंगा, ये हार्ड कॉलेज के चीज़ों में हुई, कॉलेज में रहते रहते आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप करनी है। वो क्या है? सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग कौन सी सीखनी है? जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मैं अभी सीख रहा हूँ प्रोग्रामिंग, लाइक C++, अभी मैंने सीखा है रिसेंट में। मेरे पास जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तब जाके मैंने C++ सीखा। LabVIEW का मैं सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि C++ आपको आनी चाहिए, LabVIEW आनी चाहिए, और किसी भी एक माइक्रो कंट्रोलर पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप आर्डिनो उठा लो, तो आर्डिनो भी अगर आप उठाते हो तो आर्डिनो में ऐसा नहीं कि आप केवल आर्डिनो की लाइब्रेरी उठा लो कि मुझे हैज़ इंक्लूड arduino.h का मैं फाइल उठाया, उसके बाद मैं डिजिटल राइट नहीं, वो करना ही नहीं है। आपको करना है पोर्ट पे खेलना है कि हम अगर आर्डिनो में एटमे का 328 का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ पोर्ट कितने, मान लो अगर 3 पोर्ट है, ठीक है, तो हम पोर्ट पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। लाइक पोर्ट ए होगा, पोर्ट बी, पोर्ट सी है, तो पोर्ट A.0 से लेके A.7 तक होगा, पोर्ट B.0 से B.7 तक होगा। हम पोर्ट पे किस तरह से डिजिटल राइट, डिजिटल जो हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, हम उसको किस तरह से करते हैं। तो सारा का सारा आपको माइक्रो कंट्रोलर लेवल पे काम करना है। किसी भी फॉर्मवेयर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर लेना है कि जो हमें लाइब्रेरी दी गई है हम बस उसको बना के प्रोग्राम रेडी कर दें। मत करना वो चीज़ें, क्योंकि वो आगे चल करके जब आप इंडस्ट्री में आओगे तो वो चीज़ें आपकी कोई काम नहीं आने वाली आर्डिनो लेवल पे। तो जब आप पोर्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप कोई भी कंट्रोलर को हैंडल कर लोगे, चाहे आपको मैं STM का दे दूँ या फिर आर्म के जो है STM है क्या, तो वो भी कंट्रोलर, आप कोई भी इप्सन के कंट्रोलर दे दूँ, न्यूटन के कंट्रोलर दे दूँ, आप सारे के सारे कंट्रोलर को क्या करोगे, इसलिए हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये बेसिक कुछ टिप था। मेरे जो जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हमारा पेज है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब का, आप सर्च करना जस्ट, आपको वहाँ पे आप जा करके हमें मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप मुझे ऐसा डाउट भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।